नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी के लिए गुजरात से अच्छी खबर आई है। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपने नाम वापस ले लिए हैं। इसके बाद बीजेपी की निर्विरोध जीत तय हो गई है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता खुल गया है। यहां से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल हैं। गुजरात के सूरत में बीजेपी नेता की निर्विरोध जीत पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। सूरत जिला निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया। समान आधार पर अधिकारियों ने सूरत से कांग्रेस के सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट सुरेश पड़साला के नामांकन को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी बिना उम्मीदवार के रह गई है। बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। 7 मई 2024 को मतदान से लगभग 2 सप्ताह पहले 22 अप्रैल को सूरत लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। मोदी के अन्याय काल में एमएसएमई मालिकों और व्यवसायियों के संकट और गुस्से ने भाजपा को इतनी बुरी तरह से डरा दिया है कि वो सूरत लोकसभा को मैच फिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे उन्होंने 1984 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार जीता है। हमारे चुनाव, हमारा लोकतंत्र, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सभी खतरे में हैं। ये हमारे जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया और बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गया। इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने सोमवार को राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई टिप्पणियों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बांसवाड़ा में रविवार को प्रधानमंत्री के भाषण से संबंधित सवालों पर चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा, हम टिप्पणी करने से इनकार करते हैं। बता दें, पीएम मोदी ने रविवार को कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में बांट देगी, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हवाला देते हुए कहा कि वो कहते थे कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यक समुदाय का यानी कि मुसलमानों का पहला दावा है। अपने घोषणा पत्र के खिलाफ प्रधानमंत्री की पीएम मोदी की सांप्रदायिक टिप्पणियों पर कांग्रेस ने एक अभियान शुरू किया है और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने चुनावी वादे के दस्तावेज के बारे में नरेंद्र मोदी को शिक्षित करने के लिए उनसे मिलने का समय मांगा। वहीं एआईसीसी संगठन के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि घोषणा पत्र की प्रतियां भेजी जाएंगी पीएम मोदी को, उनके नेता और लोकसभा उम्मीदवार उनको भेजेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर के साथ चुनाव आयोग के समक्ष मोदी के खिलाफ याचिका भी दायर करेगी। आज कांग्रेस के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और पीएम मोदी के बयानों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया। पार्टी ने कहा कि पीएम मोदी के बयान विभाजनकारी और दुर्भावनापूर्ण हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पीएम मोदी ने एक समुदाय का नाम लिया, धर्म के बारे में खुलकर बात की, उन्होंने सांप्रदायिक और समुदाय के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने स्पष्ट रूप से धारा 123 का उल्लंघन किया है। उनके खिलाफ किसी भी अन्य मामले की तरह उचित कार्रवाई शीघ्र ही की जाए। पीएम मोदी के सांप्रदायिक बयान पर बवाल मचा हुआ है। लोग ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि चुनाव में जो पीएम मोदी को इस स्तर पर उतरना पड़ा है। बता दें, पीएम मोदी ने कल कहा था कि कांग्रेस ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी कर किसको बांटेंगे? जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर संपत्ति को बांटेंगे, और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के सांप्रदायिक बयान का जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के बयान का एक समुदाय विशेष के बारे में नाम लेकर गलत बात करना पूरी दुनिया में फैले उस समुदाय का अपमान है। हालांकि अखिलेश यादव ने एक्स पर की गई अपनी पोस्ट में मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी की रविवार को मुसलमानों पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। ओवैसी का कहना है कि पीएम मोदी की बस एक ही गारंटी है और वो ये है कि भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाया गया और कहा कि उनके ज़्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में फिर ऐसी बातें कही जिनको लोग कह रहे हैं कि कोई सिर पैर की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना धन है, कितने मकान हैं, इसकी जांच कराई जाएगी। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं इस संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में लेकर सबको बांट देगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है, इनकी नज़र कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर है। वो सर्वे कराना चाहते हैं कि जो नौकरी पेशा हैं उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए कितनी एफडी कर रखी हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि किसके पास कितने वाहन और ज़मीन है उसकी भी जांच होगी। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी। अगर आपका गाँव में पुराना पैतृक घर है, अपने बच्चों की ज़रूरत के लिए शहर में छोटा फ्लैट ले लिया तो आपका घर छीन लिया जाएगा। ये माओवादी और कम्युनिस्ट सोच है। अलीगढ़ में राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैंने आप सभी से अनुरोध किया कि आप सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए, और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल सकी है। आज मैं अलीगढ़ की जनता को हाथरस के मेरे भाई बहनों को फिर एक बार प्रार्थना करने आया हूँ। अच्छे भविष्य के विकसित भारत की चाबी भी आपके ही पास है। अब देश को गरीबी से पूरी तरह से मुक्त करने का समय आ गया है। भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मुक्त कराने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ में कहा कि कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों ने मुसलमानों के लिए कभी कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर के लोगों ने मलाई खाई और पसमानदा मुसलमानों को उनके हालात पर जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। पीएम मोदी के द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का बताने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हर महिला को सालाना 1 लाख रुपए देना मुस्लिम लीग का कार्यक्रम है। युवाओं को नौकरी देना, उन्हें प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षण के लिए 1 लाख रुपए देना, क्या ये मुस्लिम लीग का कार्यक्रम है? हमने सबके लिए 25 गारंटी दी हैं। गरीबों के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, युवाओं के लिए हैं, दलितों के लिए हैं, हमने सबके लिए दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकतंत्र अब भी जीवित है और महाविकास आघाड़ी इसकी रक्षा करने में सक्षम है। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इंडिया गठबंधन 300 से अधिक सीटें जीतेगा, लेकिन लड़ाई आसान नहीं है। हमें तानाशाही को हराना है और आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वोट बर्बाद नहीं जाए। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मीडिया में बीजेपी जीत रही है और जमीन पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। पहले चरण के चुनाव में ही नरेंद्र मोदी का चेहरा उतर गया है, अमित शाह की जुबान लड़खड़ा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता अभी भी दहाड़ रहे हैं। इस चुनाव में बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी अभी तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगले चरण के चुनाव में वो रोने भी लगेंगे, क्योंकि पीएम मोदी एक्टिंग कमाल की करते हैं। बॉक्सर और राजनेता विजेंद्र सिंह ने कहा है कि उन्हें ये स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस से भाजपा में आने के फैसले के लिए एक भावनात्मक कीमत चुकाई है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा करने के लिए उनके पास अपने कारण हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ मंच बदला है, मैंने खुद को नहीं बदला है, मैं वही आदमी हूँ, बेशक एक भावनात्मक आघात पहुँचा है। उन्होंने स्वीकार किया कि इस कदम से उन्हें कुछ करीबी दोस्ती से हाथ धोना पड़ा है, लेकिन वो अपने मूल चरित्र के प्रति सच्चे रहकर उन्हें फिर से हासिल करने की उम्मीद करते हैं। टीएमसी ने कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी दावा करते हैं कि एक बड़ा विस्फोट होने वाला है जो तृणमूल कांग्रेस की नींव हिला देगा। इसके कुछ दिनों बाद मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों का आरोपी राजाराम रेगे को अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी करने के आरोप में कोलकाता पुलिस ने पकड़ लिया। टीएमसी ने कहा है कि 2 और 2 एक साथ रखना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बीजेपी एक खतरनाक खेल खेल रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो शीर्ष स्तर के विपक्षी नेताओं पर हमले की योजना बना रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। इसके अलावा सामाजिक कार्य के क्षेत्र में बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। जिन हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है उनमें एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, पूर्व राज्यपाल राम नाईक और सिंगर उषा उत्थुप का नाम शामिल है।
अमेरिकी कांग्रेस की एक स्वतंत्र अनुसंधान शाखा की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष लागू नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के कुछ प्रावधान भारतीय संविधान का उल्लंघन हो सकते हैं। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार CAA के प्रमुख प्रावधान मुसलमानों को छोड़कर 3 देशों के 6 धर्मों के अप्रवासियों को नागरिकता देना भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन है। रिपोर्ट में चिंता जताती है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC के साथ मिलकर CAA भारत की मुस्लिम आबादी के अधिकारों को खतरे में डाल सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरिम बेल पर रिहा करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75,000 का जुर्माना भी लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 14 साल की रेप पीड़िता को राहत देते हुए उन्हें 30 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाज़त दे दी है। कोर्ट ने गर्भ का चिकित्सीय समापन कराने की अनुमति देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल को भी रद्द कर दिया है। इसी ने भर्ती की थी। हाईकोर्ट ने 2016 के पूरे जॉब पैनल रद्द कर दिया है। इस पैनल ने करीब 24,000 नौकरियां दी थीं और सभी रद्द हो जाएंगी। जॉब के लिए गठित पैनल पर 5 से 15 लाख रुपए तक का घूस लेने का आरोप है। बता दें कि इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हो चुके हैं। इस मामले में तत्कालीन शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी का कहना है कि खान यूनिस के नासिर अस्पताल से अब तक 200 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। ये शव एक सामूहिक कब्र में दफनाए गए थे। हमास संचालित इस एजेंसी का कहना है ये शव अस्पताल के बरामदे में दफनाए गए थे। इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख अहरान हालीवा ने इस्तीफा दे दिया है। अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमास के हमले के बाद इस्तीफा देने वाले हालीवा पहले शीर्ष इजरायली अधिकारी हैं। पिछले साल हालीवा ने सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी स्वीकार की थी। उन्होंने कहा था कि सुरक्षा में चूक होने की वजह से ही हमला हो सका। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि हालीवा के इस्तीफे के बाद इजरायली सेना में और कई शीर्ष अधिकारी इस्तीफा दे सकते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की पीपुल्स नेशनल पार्टी यानी PNC पार्टी ने संसद में बहुमत हासिल कर लिया है। समाचार एजेंसी PTI और AFP के मुताबिक मुइज्जू की पार्टी 93 में से 60 से ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही है। बता दें मुइज्जू वही शख्स हैं जो सत्ता में आने से पहले से ही भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे थे और सत्ता में आने के बाद भारत से रिश्ते खराब करते जा रहे हैं। उन्होंने मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस भेज दिया है और वो भारत के साथ समझौतों को खत्म कर रहे हैं। वो चीन की यात्रा के बाद से भारत के खिलाफ और भी आक्रामक नजर आ रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।